चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में ना। बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग पहले चैप्टर में लिविंग वर्ड में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, गैमिट का विथ आर विदाउट गैमिट, गैमिट कभी कभी बनता है कभी कभी गैमिट नहीं भी बनता ना, तो विथ आर विदाउट गैमिट से होता है। दूसरा, इसमें कोई भी एसेक्सुअल में मियासिस नहीं होता, यानी कि वेरिएशन नहीं आता, गैमिट नहीं बनेगा, गैमिट मियासिस से बनता है, गैमिट नहीं बनेगा तो वेरिएशन नहीं आएगा ना, तो कोई भी वेरिएशन नहीं आता। तभी एक ही प्रकार के इंडिविजुअल बनते हैं जिसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जिसको क्लोन बोला जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में क्या होता है, गैमिट मेल और फीमेल गैमिट बनता है, दोनों का फ्यूजन जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। गैमिट मियासिस से बनेंगे तो उससे वेरिएशन आएगा, जाइगोट बनेगा तो दो गैमिट इन्वॉल्व होंगे, उससे भी क्या आएगा, वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, वेरिएशन आता है, जो कि इवोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, जो आप लोग पढ़े थे वहां पे 11th में। ठीक, समझ में आ गया। एसेक्सुअल में बस समझाने के लिए यही है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा यहीं पे अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया क्या, एसेक्सुअल, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है ना, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल यानी कि एक मेल और एक क्या होता है, फीमेल इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनता भी है नहीं भी बनता है, तो विथ आर विदाउट, अब आप लोग बोलेंगे विदाउट या विथ गैमिट फॉर्मेशन कब होगा, विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, विथ आर विदाउट गैमिट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा गैमिट बनता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों बनता है ना, ये हमेशा बनता है। अभी तो हम लोग थोड़ा सा बस ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिकल इंडिविजुअल का निर्माण होता है, आइडेंटिकल, और यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। पूछेगा वेरिएशन किस कारण से आता है, पहला वेरिएशन आता है मियासिस होता है, जिसके कारण से आता है मियासिस, पढ़े होंगे आप लोग, मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण से क्या आता है, वेरिएशन आता है ना। दूसरा, ये क्या होता है, कम टाइम लेता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कम टाइम लेता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, जबकि क्या होता है, मोर टाइम टेकिंग होता है सेक्सुअल। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, जबकि ये वाला प्रोसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तो हम लोग पढ़े ही थे वहाँ पे, तो वहाँ पे 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ये थोड़ा सा इसके लिए था। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल। देखिए एसेक्सुअल भी नहीं पढ़ना है, एसेक्सुअल के लिए पहला चैप्टर था वो कट गया है। एसेक्सुअल के लिए बस इतना ही जानना है जो आप लोग 11th में जान रहे थे। एसेक्सुअल का अलग अलग तरीका होता है, जैसे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फार्मेशन होता है, बडिंग होता है, गेम्यूल्स के द्वारा होता है, जो कि स्पंज में स्पेशल प्रकार का इंटरनल बड होता है ना। तो ये हम लोग वहाँ पे देख लिए थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब, अच्छा प्लांट को आप लोग, हम लोगों ने देखा होगा प्लांट किंगडम ना, प्लांट किंगडम को कितने डिवीजन में बांटा गया है, 5। पहला क्या होता है, एल्गी, पहला क्या होता है एल्गी। दूसरा क्या होता है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स होता है ना। तीसरा क्या होता है, टेरिडोफाइट्स, जिसको क्या बोला जाता है, टेरिडोफाइट्स। अगला क्या होता है, जिम्नो, जिम्नो सीड बियरिंग प्लांट होता है, एनजीओ भी सीड बियरिंग प्लांट होता है। समझ में आ गया। तो देखिए हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखना है, फ्लावरिंग प्लांट में। क्यों, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ, एनजीओ स्पर्मिक प्लांट, क्योंकि जिम्नो में, टेरिडो में, ब्रायो में और एल्गी में किसी में भी फ्लावर नहीं आता। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देख रहे हैं हम लोग, मेनली हम लोग देख रहे हैं एनजीओ में ना, और एनजीओ और जिम्नो का थोड़ा बहुत सेम होता है, मतलब ज्यादातर पोर्शन क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, समझ में आ गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ, एनजीओ स्पर्मिक प्लांट ना, एनजीओ स्पर्मिक प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ, एनजीओ स्पर्मिक प्लांट। ठीक, इतना हो गया। एल्गी को थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं। एल्गी को क्या बोला जाता है, एल्गी को और ब्रायोफाइट को एक साथ क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी होता है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होता है ना, इसलिए बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये पढ़े होंगे आप लोग, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। टेरिडो की बात करें
तो टेरिडो को क्या बोला जाता है? टेरिडो को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जिम्नोम और एंजियो में सीड बनता है, लेकिन जिम्नो में नेकेड सीड होता है। तो ये नहीं पढ़ना था, बस हम लोग ये बताने के लिए कि 5 डिवीजन होता है प्लांट किंगडम का। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल किस में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ेंगे। इन सबको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो को बस उतना ही पढ़ना था जितना प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़े थे। प्लांट किंगडम जो पढ़े थे इसके बारे में वही था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग देख रहे हैं ना। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब फ्लावर के बारे में लिखा है एनसीईआरटी में कि फ्लावर जो होता है फैसिनेटिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का ना। फ्लावर को अलग अलग अवसरों पे यूज किया जाता है ना। मतलब कोई भी फंक्शन के समय, चाहे कोई भी फंक्शन वहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ना फ्लावर क्या होता है। अब क्वेश्चन जो आएगा जहाँ पे मेन होता है, अब हम लोग यहाँ से ये चैप्टर का मेन शुरू करने जा रहे हैं। फ्लावर जो होता है ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर क्या होता है? किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, या सेक्सुअल पार्ट भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए फ्लावर को बोला जाता है, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम ही मॉडिफाई करके, स्टेम ही मॉडिफाई अट्रैक्टिव होता है। हाँ सही, हाँ, रिप्रोडक्शनेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, अब देखिए फ्लावर पूछा जाता है किसका मॉडिफिकेशन होता है। अगर बात करें फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है? फ्लावर, यानी कि स्टेम ही मॉडिफाई करके किसका फॉर्मेशन करता है? फ्लावर का फॉर्मेशन करता है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्लांट है। अब आप लोग पढ़े होंगे, चलिए पढ़े नहीं होंगे क्योंकि वो चैप्टर ही हट गया पहला वाला। वहाँ पे था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं ना। पहला क्या होता है? जैसे प्लांट की बात करें, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसिएंट फेज। वेजिटेटिव का मतलब वो फेज जिसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। वो फेज कब आता है? जब तक उस प्लांट में फ्लावर नहीं आया है, तब तक उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू नहीं हुआ है ना। अब जैसे मान लेते हैं ये क्या है? एक प्लांट है, ये अभी इसका कौन सा फेज चल रहा है? ये अभी इसका चल रहा है वेजिटेटिव फेज। मतलब अभी ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया। रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें फ्लावर नहीं आया। देखिए अब यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे सनलाइट गिरती है ना, तो यहाँ से लीफ में एक हार्मोन बनता है जिसको बोला जाता है फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बस जान लेते हैं, फ्लोरीजेन हार्मोन बनता है ना। ये फ्लोरीजेन हार्मोन क्या करता है? यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ पे जाता है? ये ऊपर वाले पार्ट पे। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम ना, इसको बोला जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी तक ये स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन कर रहा था ना, लेकिन जैसे इसके पास सिग्नल आया फ्लोरीजेन, क्या हुआ? हार्मोन या एंजाइम, ये जैसे ही यहाँ पे बना लीफ में, क्योंकि अभी इसका वेजिटेटिव पार्ट चल रहा था, वेजिटेटिव लाइफ, मतलब अभी इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आ गया, सनलाइट आया, इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया हार्मोन, एक फ्लोरीजेन हार्मोन बना ना। यहाँ पे फ्लोरीजेन हार्मोन बना और ये मूव करके कहाँ तक पहुँचा? सूट एपिकल मेरिस्टेम में ना। अब यहाँ पे ये सिग्नल लेके जाएगा। अभी जल्दी ही हम लोग पढ़े थे ना, याद है? जल्दी ही हम लोग क्या पढ़े थे? हार्मोनल कंट्रोल पढ़े थे ना। तो उसमें मैकेनिज्म भी देखे थे कि कैसे हार्मोनल कंट्रोल का मैकेनिज्म होगा। अब ये हार्मोन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या था? लीफ था ना, मतलब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पे जो सेल है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ये सेल है ना, सेल में क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक, अभी क्या करेगा? ये सिग्नल लेके जाएगा इसके न्यूक्लियस के पास यहाँ पे, और ये क्या करेगा? ये कुछ जीन को एक्सप्रेस कराएगा। जीन जब एक्सप्रेस होगा तो ये स्टेम फ्लोरल जो क्या था यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में। समझ में आ गया? फ्लोरल मेरिस्टेम में अब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? जो लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन कर रहा था, अब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? फ्लावर का। समझ में आ गया? अब इसका जैसे ही फ्लावर आया, इसका अब रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ का स्टार्ट हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं। कब स्टार्ट होगा? अब जब हम लोग किसी भी प्लांट का प्लांटिंग करते हैं तब क्या करता है, उसका वेजिटेटिव लाइफ शुरू होता है। वेजिटेटिव लाइफ कब तक चलता है? जब तक उसमें फ्लावर नहीं आया। जैसे ही फ्लावर आ गया उसका कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा? उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हो जाएगा ना, सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लीफ में जब टाइम आएगा तो क्या बनेगा, हार्मोन फ्लोरीजेन। ये हार्मोन सूट एपिकल मेरिस्टेम पे जाएगा, यहाँ पे किसी जीन को एक्टिवेट करेगा जो फ्लावर बनाता था। फ्लावर रिलेटेड जो जीन है उसको एक्टिवेट करेगा। अभी फ्लावर रिलेटेड जीन जब यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में। जिससे अब क्या बनेगा, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ और स्टेम बना रहा था वो क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग फ्लावर बना लिए ना, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं ना, जिसको कैलिक्स, करोला और स्टेमन बोला जाता है ना। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, फ्लावर है 4 वर्ल। ठीक, फ्लावर हैज 4 वर्ल। फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं ना। ये चारों वर्ल कहाँ पे लगे होते हैं, अटैच होते हैं एक स्वेलिन पार्ट पे जिसको थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं ना। अटैच, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में, अटैच ऑन स्वेलिन पार्ट उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड थैलमस, या इसी को क्या बोला जाता है, रिसेप्टिकल। समझ में आ गया? उसको थैलमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। तो अब इतना अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हम लोगों ने बस केवल क्या पढ़ा, यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, अभी तक जो तक पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ से आ सकता है, लेकिन ये भी अब नहीं आता है। तो हम लोग अभी ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। प्लांट में 5 डिवीजन होता है, उसमें से केवल एक में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका और जिम्नोस्पर्म का लगभग सेम होता है। फ्लावर लेकिन जिम्नो में नहीं होता ना। हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लावर कैसे बनेगा, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका 3 फेस होता है ना। जुवेनाइल फेज, जैसे ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें, जुवेनाइल फेज जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन की बात करें, जन्म से लेकर जब तक मेल में स्पर्म बनना नहीं स्टार्ट होता या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होता तब तक उसका फेज जुवेनाइल जुवेनाइल फेज चलेगा। अब जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्पर्म बनना शुरू होगा तब उसका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा। जब ये दोनों बनना बंद हो जाएगा तब उसका सेंसिएंट फेज, वृद्धावस्था चलेगा ना। इसी तरह प्लांट का भी होता है, जब तक फ्लावर नहीं आया वेजिटेटिव फेज, फ्लावर आ गया तो रिप्रोडक्टिव फेज, फ्लावर आना बंद हो गया तो सेंसिएंट फेज। फ्लावर आता कैसे, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे एक हार्मोन बनेगा फ्लोरीजेन, फ्लोरीजेन जाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम को, वहाँ पे फ्लावर रिलेटेड जीन है जिसको एक्टिवेट करेगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में, जिससे क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं जो कि एक सोलिन पार्ट पे अटैच होते हैं जिसको थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ना, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर ना, चलिए हम लोग फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यही लिखा ना कि जो फ्लावर होता है वो एक स्वेलिन पार्ट पे लगता है। उस स्वेलिन पार्ट को क्या बोला जाता है, उस स्वेलिन पार्ट को बोला जाता है थैलमस या बोला जाता है रिसेप्टिकल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थैलमस या इसी को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। ठीक, समझ में आ गया? इस पे फ्लावर पे 4 वर्ल लगते हैं। ठीक, तो पहला इस ग्रीन जो ये इस पार्ट को लिखे हैं ये क्या है, इसको बोला जाता है थैलमस, या इसी को क्या बोला जाता है, रिसेप्टिकल। ठीक, अब देखिए इसको बोला जाता है थैलमस या इसी को बोला जाता है रिसेप्टिकल ना। अब यहाँ पे देखिए, इसी पे फ्लावर का यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।
यहाँ पे क्या होता है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ब्लू कलर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक बार बताइएगा। ठीक, और इसी पे क्या होता है इसका, इसी पे क्या होता है इसका, अभी पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं हम लोग ना। चार वर्ल कौन कौन सा होता है, उस सबको आप लोग पढ़ भी गए हैं, पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि ये अभी नया नहीं है, कुछ नया इसके बाद होगा ना। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। ये इसका कलरफुल पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है। ठीक, बोला था कोरोला। हम चाहते तो बना बनाया भी फिगर लगा सकते थे, लेकिन बनाते समय आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा ना, बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एक पार्ट और होता है, ये वाला पार्ट शायद नहीं दिख रहा है क्या, ग्रीन वाला जो अभी बना है, ज़्यादा डार्क हो गया, दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। अब देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, एक फ्लावर के चार वर्ल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये चारों वर्ल एक स्वेलन पार्ट पे लगते हैं जिसको थैलमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये थैलमस या रिसेप्टिकल जिससे भी जुड़ा रहता है, ये किस पार्ट से जुड़ा रहता है, मान लेते हैं ये है पार्ट, ये क्या किससे, ये स्टेम से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, इसको क्या बुलाता है, इसको बुलाता है पेडिकल। या इसी को बोला जाता है स्टाल। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं, अब सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, अब सबके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। चलिए पहला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का होता है, और इसको क्या बोला जाता है, इस जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये हो गया क्या, इसको बोला जाता है चलिए ग्रीन पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। ठीक, इसको बोला जाता है कैलिक्स। अगर इस कलर में कोई दिक्कत होगा तो चेंज कर देंगे, दिख रहा है ठीक, अर्पित सुमन। ठीक, इसको बोला जाता है कैलिक्स। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि किसी गुड़हल का फ्लावर का दिमाग में रखिएगा, गुड़हल का फ्लावर लेंगे तो एक डंडी लगा रहेगा, और उसके डंडी के ऊपर ग्रीन कलर का रहेगा चारों तरफ ना, और उसके ऊपर रेड कलर का या अलग कलर का निकला रहेगा ना, तो जो ग्रीन कलर का होता है उसी को क्या बोला जाता है, कैलिक्स। लेकिन ग्रीन कलर में भी 5 पार्ट होते हैं, अलग अलग करेंगे तो उसमें चारों तरफ से 5 पेट सेपल से मिलकर बना होता है ना। तो कैलिक्स का जो यूनिट होता है, इस कैलिक्स का जो यूनिट होता है इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। चलिए कैलिक्स का फंक्शन भी लिख लेते हैं ना, कैलिक्स का फंक्शन होता क्या है, कैलिक्स का फंक्शन ये होता है, देखे होंगे जब तक फ्लावर का ब्लूमिंग नहीं हुआ रहता है ना, तब फ्लावर क्या होता है, उसी ग्रीन वाले पार्ट में क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक, समझ में आ गया, ताकि फ्लावर जब तक ब्लूम नहीं हुआ होता तब तक इसका क्या करता है, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। अब अगर फ्लावर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फ्लावर ब्लूम नहीं होगा, फ्लावर ब्लूम नहीं होगा तो उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं चलेगा, उसका अगला जनरेशन नहीं चलेगा। तो ये हो गया, एक प्रकार से हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो सेपल का काम क्या होता है, यानी कैलिक्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज, इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, चलिए अब आ जाइए अगला, इस पार्ट को देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, ये कलरफुल पार्ट दिखता है आप लोगों को। ठीक, इसको बोला जाता है कोरोला, कैलिक्स जैसे था उसी तरह ये क्या है, कोरोला है। ठीक, इसका यूनिट जैसे इसका भी क्या, जैसे गुड़हल में 5 या 4 जो भी होगा क्या लगा रहता है, ग्रीन वाइट से लिखिए सर, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब से वाइट, ये वाला कलर दिख रहा है ना,
ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, कोरोला होता है ना, चलिए वाइट से ही लिखते हैं। ये क्या होता है, कोरोला, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट जैसे उसका सेपल, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पेटल। इसका यूनिट क्या होता है, पेटल ना, समझ में आ गया। पेटल, इसका काम क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, जैसे ये ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे लिखे नहीं, पहले से बना दिए ग्रीन कलर का ही, लेकिन ये क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक, अब इसका कलर क्या होता है, ये कलरफुल होता है, अलग अलग फ्लावर का या अलग अलग प्लांट का अलग अलग कलर का होता है ना। इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर, सॉरी ये कलरफुल होता है, ये क्या होता है, कलरफुल। ठीक, कलरफुल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में, कलर रंगीन होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तभी इसका पॉलन ग्रेन लेगा, इसके स्टिग्मा या किसी और की स्टिग्मा के ऊपर जाके गिराएगा ना। तो ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, कलरफुल होता है, हेल्प करता है, हेल्प इन पॉलिनेशन ना, हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या करता है, ये मदद करता है, हेल्प इन पॉलिनेशन, क्योंकि कलरफुल होता है तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, तभी पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। चलिए इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, तो इसको इसी कलर से लिखते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग लिखते हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये सब एक साथ, इसको क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम बोला जाता है। एक फ्लावर में जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन सबको क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। ठीक, जैसे ढेर सारा था पेटल, सबको एक साथ कोरोला, इसी तरह सबको एक साथ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का एक सिंगल यूनिट क्या होता है, स्टेमेन होता है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमेन, मतलब इस एक को क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक के स्टेमेन। ढेर सारा स्टेमेन है तो क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे ना। सिंगल है स्टेमेन, ढेर सारा है तो इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अब एंड्रोसियम यानी स्टेमेन के भी 3 पार्ट होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसी भी प्लांट का यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं इधर वाला। अब ये ब्लू कलर का दिखेगा नहीं तो हम लोग व्हाइट कलर से लिखते हैं। ठीक, इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, यहां से लेकर यहां तक के पूरे पार्ट को बोला जाता है क्या, यहां से लेकर के यहां तक के पूरे पार्ट को बोला जाता है गाइनोसियम। ठीक, सिंगल को बोला जाता है गाइनोसियम, और सॉरी गुच्छे में जब है उसको बोला जाता है गाइनोसियम, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, कार्पेल, कार्पेल, या इसी को क्या बोला जाता है, पिस्टिल, पिस्टिल। इसका भी 3 पार्ट होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा, ये वाला हो गया स्टाइल, और ये वाला स्वलन पार्ट को क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ना, व्हाइट से ही लिख रहे हैं। ठीक, ओवरी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, इसी में ज़्यादा हम लोग नहीं बना रहे हैं, अब अलग से फिगर बनाएंगे, एक एक को चारों के पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है ना। यहाँ पे अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओयूल होता है ना, ओयूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, ये है ओयूल ना, ओयूल इसके अंदर है, ओवरी के अंदर। अब ये वाला पार्ट हम लोग लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ओवरी, ओवरी के अंदर ओयूल होता है। ओयूल ओवरी से जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको लिए टर्म यूज किया जाता है प्लेसेंटा। ओव्यूल ओवरी से जहाँ से जुड़ा होता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्लेसेंटा। समझ में आ गया इतना, इतना अगर समझ में आ गया हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। आ गया सबको समझ में, आगे चले। अर्पित, सुमन, और कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा, आप लोगों को बोले थे कि आप लोगों को जाने से पहले एक टाइम टेबल बना के जाना है ना, तो टाइम टेबल बना लिए हैं सब लोग, कैसे पढ़ना है 11th का, कैसे पढ़ना है इस 2 महीने में। लिखने का मन है तो लिख लीजिए, आज लिखना है लिख लीजिए, लेकिन अगले क्लास से आप लोग
अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा ना, क्योंकि इस 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। और ये फिर से आप लोग पढ़ेंगे एक बार, जब जुलाई में हम लोग मिलेंगे तो ये पूरा चैप्टर फिर से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए चंद्रभान, ठीक, यहाँ पे देखिए ये हो गया क्या, जो होता है नोट करके लिख लेते हैं। देखिए कोरोला और कैलिक्स को बोला जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सहायक जनन अंग, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व वही होगा जो कि गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। गैमिट कहाँ पे बनता है, एंडोसियम और गायनोसियम में। एंडोसियम और गायनोसियम को बोला जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि कैलिक्स और कोरोला को बोला जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है ना। यहाँ पे एक नेक्टर ग्लैंड भी होता है, इसको भी नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक नेक्टर ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, नेक्टर सिक्रीट करता है। ये भी इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड होता है ना, इसका काम क्या होता है, नेक्टर सिक्रीट करता है। इससे क्या फायदा होता है, इंसेक्ट जब अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट इसका पॉलिनेशन करता है, तो बदले में प्लांट को भी तो इंसेक्ट को भी तो फायदा होना चाहिए। प्लांट को फायदा हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है, तो बदले में प्लांट उसको रिवार्ड करता है, 2 रूप में रिवार्ड करता है। एक तो उसको पॉलन मिलता है जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होता है, दूसरा यहाँ पे नेक्टर भी देता है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है इंसेक्ट को, तो दोनों को फायदा होता है ना। तो नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर सिक्रीट होता है जिससे भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, प्लस नेक्टर इंसेक्ट को क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है ना पॉलिनेशन के बदले में। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कैलिक्स और कोरोला को क्या बोला जाता है, नोट करके लिख लेते हैं। कैलिक्स और कोरोला को बोला जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कैलिक्स और कोरोला ये दोनों एक्सेसरी सहायक जनन अंग होते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जबकि यहां पे देखिए अगर बात करें एंड्रोसियम और गाइनोसियम को, एंड्रोसियम और दूसरा क्या होता है, गाइनोसियम, इन दोनों को बोला जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन दोनों को बोला जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब देख लेते हैं यहाँ पे ना। अब हम लोग देखते हैं मेन चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है ना। कैलिक्स करोला एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता, हेल्प करता है ना। कैसे हेल्प करता है, एक तो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है जब तक फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ था, और दूसरा कैसे हेल्प करता है, दूसरा हेल्प करता है उसको इंसेक्ट को पॉलिनेशन में। तो ये है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को कैलिक्स और कोरोला, इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना था, जो पढ़ना था यही पढ़ लिया कि ये रंगीन कलरफुल होता है, यूनिट ये होता है और हेल्प करता है पॉलिनेशन में। दूसरा कैलिक्स के बारे में भी जो भी पढ़ना था यही पढ़ लिया। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेन के बारे में ना। अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमेन होता है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन ना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर स्टेमेन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पोरेंजिया और स्पोरजिनेसिस कराएंगे ना, ठीक, स्पोरोजिनेसिस कराएंगे, ये सब हम लोग इसी के अंदर करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर।
देखिए स्टेमेन की अगर बात करें तो स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट ना। स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है फिलामेंट। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो व्हाइट वाला जो पार्ट है, इस व्हाइट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट इसको बोला जाता है, ठीक। और अगर बात करें इस रेड वाले पार्ट को, तो रेड वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इस रेड वाले पार्ट को बोला जाता है एंथर, ठीक। तो ये तो इतना तो समझ में आ गया कि जो स्टेमिन का दो पार्ट, एक फिलामेंट और दूसरा क्या होता है एंथर होता है ना। फिलामेंट का भी दो इंड होता है, एक इंड कौन सा होता है, इस वाले इंड को बोला जाता है प्रॉक्सिमल इंड। इस वाले इंड को क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल इंड। एंथर का दो इंड, एक कौन सा प्रॉक्सिमल इंड बोला जाता है, ठीक। अगर इस प्रॉक्सिमल इंड की बात करें तो किससे अटैच होता है, किससे अटैच होगा, एक किससे अटैच होता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, थैलेमस से अटैच होगा ना, थैलेमस से या कभी कभी पेटल से अटैच होता है ना, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमल इंड किससे अटैच होता है, अटैच टू थैलेमस या पेटल, कभी कभी अटैच टू थैलेमस या कभी कभी क्या किससे अटैच होता है, पेटल से भी अटैच होता है ना। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल इंड। दूसरा इंड कौन सा होता है, ये वाला इंड, ये जो कि एंथर से अटैच होता है, उसको बोला जाता है क्या, डिस्टल इंड। ये किससे अटैच होता है, एंथर से ना, अटैच टू एंथर, अटैच टू एंथर। समझ में आ गया। और ये वाला रेड वाला पार्ट क्या है, एंथर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस रेड वाले पार्ट में भी यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट होता है जिसको क्या बोलाते हैं, इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू ना। ये क्या करता है, दोनों एंथर को आपस में अटैच करता है, प्लस एंथर को फिलामेंट से अटैच करता है ना। दोनों एंथर को आपस में अटैच करता है, प्लस एंथर को किससे अटैच करता है, फिलामेंट से अटैच करता है। समझ में आ गया। ये तो हो गया एंथर का पार्ट, ये हो गया किसका पार्ट, एंथर का पार्ट। आज सब लोग जुड़े नहीं हो, इतना कम लोग कैसे, और सब लोग कहाँ पे हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी आज थोड़ा सा इसी तरह चलते हैं, अगले क्लास से थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्पित, सुमन, और सब लोग कहाँ पे हैं अर्पित। चलिए ठीक है, अगले क्लास से सबको बोल दीजिएगा। ये हो गया। अब हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने क्या देखा, स्टेमेन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक हो गया एंथर, दूसरा क्या होता है फिलामेंट। दूसरा क्या होता है, पीटीए नहीं सर, पीटीए मतलब पलटना नहीं है, क्या कह रहे हैं। ये हो गया क्या, एंथर, सॉरी एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। ये किसका पार्ट हो गया, स्टेमेन का। फिलामेंट पूरे व्हाइट वाले पार्ट को बोला जाता है, व्हाइट का मतलब व्हाइट लिखे हैं, ठीक। यहाँ इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, डिस्टल इंड। और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल इंड। प्रॉक्सिमल मतलब किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा, या किससे अटैच होगा, दूसरा एंथर से, सॉरी थैलमस से अटैच होगा। ज़्यादातर थैलमस से अटैच होता है, कभी कभी उससे अटैच होता है। यहाँ पे क्या हो गया, डिजिटल इंड, ये किससे अटैच होगा, एंथर से। एंथर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, दो एंथर को आपस में जोड़ता है। ये एंथर, ये दोनों एंथर है, दोनों को आपस में क्या मतलब, एंथर में दो लोब होते हैं, दोनों लोब को आपस में जोड़ता है, प्लस एंथर को किससे अटैच करता है, फिलामेंट से अटैच करता है। चलिए अब एंथर को और जूम करके देखते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, एंथर को और जूम करके यहाँ पे देखते हैं। एंथर को हम लोग क्या करेंगे, एंथर का अगर बात करें तो एंथर में कितने लोब होते हैं,
2 लोब होते हैं ना। देखिए एंथर को हम लोग यहाँ पे, अरे यार हाँ, एंथर को हम लोग यहाँ पे लाते हैं ना। और एंथर को अगर डिटेल में हम लोग देखें तो एंथर को डिटेल में देखने से पता चलता है क्या, हर एंथर में कितना लोब होता है, हर एंथर में 2 लोब। ये क्या है, एक एंथर, ये है एक एंथर ना। एंथर में क्या है, 2 लोब, एक लोब ये और दूसरा लोब क्या है, ये दोनों क्या है, लोब। तो एक एंथर में कितना लोब होता है, 2 लोब होता है ना, यहाँ पे 2 लोब। समझ में आ गया, एक एंथर में 2 लोब होता है। ठीक, अब देखिए, अब इसका अगर हमने यहाँ पे 2 लोब है, इसका भी डिटेल में सेक्शन काटना है, बना लीजिए, सही है, एक नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर और हम लोग एंथर को और डिटेल में देखना है तो इसका और जूम इन करते हैं ना। इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखना है कि इस एंथर, मान लेते हैं ये एंथर है इस तरह से, इसके अंदर क्या है तो इसका ट्रांसफर सेक्शन, जैसे मान लेते हैं ये एंथर का एक लोब है, इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन काटना है, अंदर क्या है तभी दिखेगा ना। इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं हमें क्या पता चलता है, वही देखते हैं। अब इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन हम लोग काटें तो हमें क्या दिखता है, हर लोब में हमें क्या दिखता है, 2 चैम्बर। ठीक, ये हो गया एंथर। एंथर का हम लोग क्या काट दिए, ट्रांसफर सेक्शन। तो हमें क्या पता चला, हर लोब में कितना चैम्बर है, 2 चैम्बर ना। इसको क्या बोला जाता है, थीका भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 चैम्बर इन ईच लोब, 2 चैम्बर इन ईच लोब। हर लोब में कितना चैम्बर है, 2 चैम्बर। समझ में आ गया। इस तरह से देखिए, एक लोब में 2 चैम्बर, तो 2 लोब में कितना हो गया, 4 चैम्बर। चैम्बर या इसी को क्या बोला जाता है, चैम्बर या थीका बोला जाता है। चैम्बर या क्या बोला जाता है, इसी को थीका बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं ना, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक एंथर इक्वल टू कितना हो गया, एक एंथर इक्वल टू 2 लोब और इक्वल टू 4 चैम्बर। वन एंथर इक्वल टू कितना लोब, 2 लोब। और हर लोब में 2 चैम्बर इक्वल टू 2 लोब, तो कितना चैम्बर, 4 चैम्बर या थीका, 4 चैम्बर, या इसी को क्या बोला जाता है, इसी को 4 थीका भी बोला जाता है ना, चैम्बर या थीका। ये समझ में आ गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, और जूम इन करेंगे ना, जो चैम्बर को भी और डिटेल में देखते हैं, चैम्बर को भी क्या करेंगे और जूम इन करके देखते हैं ना। चलिए चैम्बर में भी देख लेते हैं। देखिए इस चैम्बर में क्या पाया था, और डिटेल में देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हर चैम्बर में क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसमें क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। तो हर चैम्बर में क्या हो गया, यहाँ पे हर चैम्बर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे पूरा लिख नहीं पाए, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना। और इसी के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, जो आगे चल के क्या बनाएगा, पालन ग्रेन बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनता है ना। और जो यही आगे चल के, और यही आगे चल के क्या बनाएगा, पालन ग्रेन बनाएगा। इतना समझ में आया। देखिए एक एक चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, 2 महीने में पूरा चैप्टर खत्म करने का मतलब ये मत सोचिएगा कि कुछ चीजें छूट जाएंगी, छूटेगा कुछ भी नहीं, पूरा एक एक पोर्शन कवर होगा ना, बस थोड़ा सा फास्ट रहेगा, अभी तो स्लो ही चल रहे हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं, वही चीज पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। समझ में आ गया। स्टेमेन का पूरा हम लोगों ने जूम इन करके देख लिया। अब और जूम इन करना है, माइक्रोस्पोरेंजिया को भी देखना है जूम इन करके कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया का 4 लेयर के द्वारा सराउंडेड होगा, ये हम लोग देखते हैं। हर लेयर के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं। पूरा पहला क्लास है, थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर ही तो होता है। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेजिटेटिव फेज चल रहा होता है, उसके बाद फ्लोरिजन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम को वहाँ पे मॉडिफाई कर देता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो अभी तक जो शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम और लीफ बना रहा था वो क्या बनाएगा, वो फ्लावर बनाएगा ना। यहाँ से हो गया फ्लावर तो बन गया। फ्लावर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा कि फ्लावर के 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। चारों वर्ल एक स्वेलन पार्ट पे लगते हैं जिसको बोला जाता है थैलमस या रिसेप्टिकल। ये एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर से स्टाल्क से जुड़ा रहता है, स्टेम से, मेन पार्ट से ना। ये हो गया। अब यहाँ पे 4 वर्ल के बारे में हम लोगों ने देखा, सबसे बाहर पाया जाता है ग्रीन कलर का कैलिक्स, इसका यूनिट होता है सेपल। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्लावर को बर्ड स्टेज में। उसके ऊपर कलरफुल होता है, हर फ्लावर का अलग अलग कलर का होता है, कोरोला बोला जाता है, जिसका यूनिट होता है पेटल, यानी पेटल से मिलकर कोरोला बना होता है। और किसमें हेल्प करता है, हेल्प करता है पॉलिनेशन में। उसके ऊपर पाया जाता है क्या, एंड्रोसियम। ढेर सारे स्टेमेन को एक साथ एंड्रोसियम बोला जाता है। इसका यूनिट होता है स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये हो गया क्या, गाइनोसियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। गाइनोसियम, गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सबको बारे में इसके बारे में डिटेल में पढ़ ही रहे हैं ना। ये हो गया ओयूल। ओयूल किससे जुड़ा होता है, ओवरी के जिस पार्ट से जुड़ा होता है वहां पे उसको बोला जाता है प्लेसेंटा बोला जाता है ना। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलिक्स जो करोला होता है, कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि सेपल और सॉरी एक्सेसरी होता है, यानी सहायता करता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि एंडोसियम गाइनोसियम क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम लोग किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डिटेल में स्टेमेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एंडोसियम का यूनिट होता है स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर हो गया और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट होता है ना। फिलामेंट की अगर बात करें तो फिलामेंट क्या 2 इंड होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल इंड जो कि थैलमस से जुड़ा रहता है ना। प्रॉक्सिमल इंड किससे जुड़ा रहता है, थैलमस से, जैसे फ्लावर। इसी स्टेमेन का ये वाला इंड, ये हो गया स्टेमेन, ये हो गया एंथर, और ये हो गया क्या, फिलामेंट। ये वाला इंड हो गया क्या, डिस्टल, और ये वाला इंड हो गया क्या, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल इंड किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है थैलमस से। कभी कभी किससे जुड़ा रहता है, कभी कभी जुड़ा रहता है पेटल से ना। तो ये हो गया ठीक। इसकी बात का देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, ये हो गया ना। उसके बाद एंथर की बात करते हैं। एंथर में क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ये हम लोग अभी अलग से भी देखेंगे। ये दोनों एंथर को कनेक्ट करता है, प्लस यहाँ पे सप्लाई भी करता है वाटर इस सब का, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है ना। अब एंथर की और डिटेल में हम लोग जूम इन करेंगे तो पता चलता है एंथर में 1-2 लोब होते हैं। हर एंथर में कितना लोब, 2 लोब, एक लोब ये और एक लोब ये ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं और जूम इन करते हैं, तो अगर ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो पता चलेगा हर लोब में 2-2 चैम्बर होता है। एक चैम्बर एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, टोटल चैम्बर कितना, 2, यानी इस को क्या बोला था, थीका। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक एंथर में 2 लोब इक्वल टू 4 चैम्बर या थीका। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, अगर और डिटेल में देखें तो हर चैम्बर में क्या पाया जाता है, एक एक क्या पाया जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो 4 चैम्बर, तो इस तरह से 4 माइक्रो स्पोरेंजिया पाया जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देख लिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया देखते हैं ठीक। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, एंथर के अंदर जो माइक्रो स्पोरेंजिया है उसी का हम लोग स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी में फिगर दिया है ठीक, उसी एनसीईआरटी को फिगर को हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे। ठीक, चलिए आप लोग भी बना, मतलब बनाना है तो बनाइए, नहीं तो ये तो फिर से बनाना ही है।
ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये जो एंथर है, एंथर को हम लोग जो ऊपर से देखेंगे, हर एंथर में कितना चैम्बर होता है, 4, 1 2 3 और 4 ना। और हर चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि इधर लिखना है, हम लोग थोड़ा सा इसी को इधर बनाते हैं थोड़ा छोटे में। ठीक, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। न्यू इंटरटेनमेंट वीडियो ऋतुराज, क्या लिखे हो सर का। ठीक, ठीक समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं। देखिए अब चारों में क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 4 थीका होता है, हर थीका में क्या होता है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे ना। देखिए इसको मान लीजिए, ऊपर वाले को एक लोब मान लीजिए, नीचे वाले को क्या होता है, 2 लोब, ऊपर वाला पहला लोब है, नीचे वाला दूसरा लोब है ना, समझ में आ गया। और हर लोब में 2 2 चैम्बर, एक चैम्बर यहाँ पे, एक चैम्बर यहाँ पे, ठीक, यही है। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप लोग, इधर देखिए पहले। ठीक, 4 चैम्बर है ना, यहाँ पे क्या है, सब में क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक, ये वाला क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरा रहता है क्या, टिश्यू भरा रहता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरा रहता है, टिश्यू भरा रहता है, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टिश्यू भरा रहता है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर इससे बनता है ना। अभी हम लोग इस माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर केवल देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या भरा रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरा रहता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, टिश्यू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना, हम लोग उसी को आगे बना रहे हैं। अब देखिए ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया चारों तरफ से 4 लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होता है ना, क्योंकि इसमें मेल गैमेट बनता है। अगर मेल गैमेट में कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसका अगला जनरेशन में डिफेक्ट आ जाता है, कोई भी म्यूटेशन हुआ मेल गैमेट में या फीमेल गैमेट में तो उसका अगला पूरा जनरेशन खराब हो सकता है ना। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है, तो 4 लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, और चारों लेयर का अपना अपना एक विशेषता होता है। तो सबसे अंदर वाली लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे अंदर का लेयर कौन सा होता है, जिसको बोला जाता है टैपिटम। ठीक, सबसे अंदर का लेयर होता है जिसको बोला जाता है टैपिटम। यहाँ पे हमें लगता है चारों लेयर थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, तो लाइन के द्वारा बना देंगे, पहले लेयर को तो अच्छे से बना दे रहे हैं। ठीक, ये पहला लेयर हो गया, अंदर से पहला लेयर क्या हो गया, टैपिटम, टैपिटम। चलिए टैपिटम के बारे में पूछा जाता है, टैपिटम क्या होता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल का, ये एक सेल मतलब कि ये नहीं मत सोचिएगा एक ही सेल बना है ना, एक सेल का मतलब एक ही सेल का लेयर, इसके ऊपर दूसरा सेल नहीं है ना। ठीक, एक ही सेल का परत है तो यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ठीक, दूसरा एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर का बनेगा ना, तो इसका काम होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब पूछा जाता है ये
न्यूट्रिशन को लेता कहाँ पे है, मिडिल लेयर से, तो सक न्यूट्रिशन फ्रॉम मिडिल लेयर ना, ये क्या करता है, इस न्यूट्रिशन को कहाँ से लेता है, मिडिल लेयर से लेता है, मिडिल लेयर से लेके और यहाँ पे देता है ना, तो सक न्यूट्रिशन फ्रॉम मिडिल लेयर, न्यूट्रिशन फ्रॉम मिडिल लेयर। तो ये पहले लेयर का क्या हो गया, पहला लेयर का प्रॉपर्टी हो गया ना। तो ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना, छोटा है क्या, दिख नहीं रहा है, छोटा हो रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद का जो लेयर होता है, अच्छा एनसीईआरटी में क्या दिया है, छोटा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसको फिर से लिख दें क्या चंद्रभान, दिख रहा है, ठीक, अब इसे छोटा नहीं लिखेंगे, ठीक, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये जो टैपिटम है, ये क्या किया है, इसे चारों तरफ ये कंटिन्यू है ना, तो इससे मतलब नहीं है, कंटिन्यू भी बना सकते हैं या समझने के लिए बना सकते हैं, ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा सबसे अंदर कौन है बाहर कौन है ना। तो एनसीईआरटी में इस तरह से कंटिन्यू दिया है, तो उसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा, चारों पे यही वाला लेयर रहेगा, हम लोग एक पे बनाते हैं, चारों पे यही सेम रहेगा, हम लोग एक को लेके चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, यहाँ पे चारों बन नहीं पाएगा, या इसलिए हम लोग बस लाइन के द्वारा बना देते हैं, सॉरी इसको लाइन के द्वारा बना देते हैं। इसके बाहर होता है मिडिल लेयर, इस तरह से सेल वाला, आप लोग सेल की तरह बनाइएगा, हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं ना इस तरह से। ये सिंगल सेल का लेयर नहीं होता है, एक से अधिक सेल का लेयर होता है, तो 2 से 3, 3 से 4 दिया है कहीं से, तो 2 बना दे रहे हैं ना, सेल का लेयर नहीं बना रहे हैं। तो बाहर साइड क्या होता है, इसके बाहर साइड जो ग्रीन कलर से लिखे हैं, सेकेंड लेयर अंदर से बाहर साइड, पहला तो हो गया टैपिटम, दूसरा होता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अगर मिडिल लेयर की बात करें तो देखिए, जैसे ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर लेयर होता है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता, तो इसका प्रॉपर्टी हो गया मल्टी सेलुलर लेयर, मल्टी सेलुलर लेयर। दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ये क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, केवल एक ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बाकी सब कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये सब क्या हो गया, ये हो गया यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी सेलुलर, देखिए दो दो लाइन बनाए, इसका मतलब 2 सेल का या 3 से, जनरली मल्टी सेलुलर यहाँ पे 3 से 4 दिया है ना, 3 से 4 या 2 से 3 ऐसे दिया है, ठीक। उसके अलावा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करना, प्रोटेक्शन, और डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। डेहिसेंस क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, फिर पॉलन ग्रेन बनेगा, तो पॉलन ग्रेन का एंथर से बाहर आना डेहिसेंस कहलाता है, तो हेल्प करता है डेहिसेंस में, इसको आगे लिखेंगे। अब इसके बाहर का लेयर देख लेते हैं, इसके बाहर एक और लेयर होता है, 2 लेयर होता है ना, इसके बाहर 2 लेयर होता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा लेयर बनाते हैं, ये वाला, ठीक, इस कलर से बनाते हैं। इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोला जाता है, आप लोग इस तरह से सेल वाला लेयर बनाइएगा, इस तरह से, ठीक, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा था इसलिए बना रहे हैं। इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोला जाता है क्या, पहला अंदर से बाहर की तरफ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये वाला होता है जिसको बोला था एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। इसका भी काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, पहला यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होता हुआ, यूनिसेलुलर और यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक। इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, और डेहिसेंस में ये भी हेल्प करता है, उसको अलग से पढ़ेंगे। और पता ही होगा सबसे बाहर का, सभी प्लांट के सेल में सबसे बाहर का, सभी प्लांट में सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है, सबको पता है, सबके बाहर का लेयर होता है इपिडर्मिस, सबसे बाहर से लेयर कौन सा होता है, ये हो गया रेड कलर का इपिडर्मिस।
ये भी क्या होता है, एपिडर्मिस हमेशा यूनिसेलुलर होता है ना, एपिडर्मिस हमेशा यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड। और यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यहाँ पे पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना, जो कंडक्शन का काम करता है और अटैचमेंट का, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अब एक बार, हाँ एपिडर्मिस सबसे बाहर का होता है ना, एक बार हम लोग फिर से पूरा देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे ना। देखते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सारी, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन था कि हम देखे थे लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे कि 9:30 से क्लास है। कल से जब अगला भी जो भी क्लास लगेगा टाइम से रहेगा, ठीक। अब देखिए पूरा यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग इधर देखते हैं ना। हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन देखा, फिलामेंट हो गया और एंथर। एंथर में कितना लोब, 2 लोब, एक लोब यहाँ पे और एक लोब यहाँ पे ना, यहाँ पे एंथर में 2 लोब। एंथर को डिटेल में काटेंगे तो हर एंथर में, हर लोब में कितना, 2 चैम्बर, एक चैम्बर ए और एक चैम्बर ए ना, जिस तरह एक चैम्बर ए और एक चैम्बर ये, हर लोब में 2 हो गया क्या, चैम्बर हो गया ना। अब चैम्बर की बात करें तो चैम्बर यानी थीका के अंदर भी क्या होता है, हर थीका के अंदर क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया का तो हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है क्या, ठीक, कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं। देखिए सबसे यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। येलो कलर से इसमें क्या भरा रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसी से आगे चल के क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, और वही माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, पैलिनग्रेम। ये चारों तरफ से 4 लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है। सबसे अंदर का लेयर कौन सा होता है, ये जो स्काई ब्लू कलर का, ये क्या है, टैपिटम। तो टैपिटम क्या होता है, यूनिसेलुलर, एक सेल का लेयर होता है, लेकिन एक सेल में एक से अधिक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्पोर, माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा, मियासिस होगा, ठीक। तो इसको नरिशमेंट, भोजन कौन देगा, यही टैपिटम देगा। टैपिटम कहाँ से लाता है, ये जो ग्रीन कलर का मिडिल लेयर है उससे लेके आता है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, सक न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिडिल लेयर, फ्रॉम मिडिल लेयर, यहाँ पे लिख लीजिएगा मिडिल लेयर। अब उसके बाहर क्या होता है, मिडिल लेयर, देखे होंगे सब एक ही लेयर है, लेकिन मिडिल लेयर का 2 ग्रीन कलर से बनाया है ना। तो मिडिल लेयर क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, 2 सेल का या मतलब 3 से 4 सेल का लेयर होता है ना। दूसरा उस क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। देखिए केवल एक 4 लेयर में से केवल एक लेयर जो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, वो कौन सा, मिडिल लेयर। केवल एक लेयर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, वो कौन सा होता है, टैपिटम, ठीक। तो बाकी सब यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो मिडिल लेयर हो गया मल्टी सेलुलर लेयर और यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, और प्रोटेक्शन करता है, डेसिस में हेल्प करता है, इसको अभी आगे देखेंगे। उसके बाहर ये येलो कलर का है, येलो या जो भी है, इस कलर से हम लोग बनाए, इसको क्या बोलता है, इंडोथीसियम बोला जाता है ना, इंडोथीसियम। ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, और प्रोटेक्शन ये भी करता है ना, इसका भी काम होता है प्रोटेक्शन। और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे सबसे बाहर क्या होता है, इपीडर्मिस होता है। तो इपीडर्मिस को यहाँ पे बना दिए यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड, और यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इससे हम लोग क्या कराएंगे, इससे हम लोग कराएंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कराएंगे और उससे पालन ग्रेन बनाएंगे। ये जब बन जाएगा फिर उसके बाद पालन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनेशन देखेंगे, तो मेल वाला पार्ट खत्म, फिर हम लोग गाइनोसियम का स्ट्रक्चर देखेंगे ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नोट करके कुछ चीजें लिख लेते हैं ना। तो देखिए जो मिडिल लेयर एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। अगले अगले में लिखते हैं, अगले पेज पे नोट करके देखिए, एक हो गया क्या, मिडिल लेयर, और दूसरा क्या होता है, एंडोथीसियम, और तीसरा क्या होता है, एपिडर्मिस। ये तीनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक। दूसरा मिडिल लेयर और एंडोथीसियम, ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, डेहिसेंस। जनरली ये भी हेल्प करता है, तो ये भी इसको भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेनली ये दोनों हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस। कैसे हेल्प करता है, देखिए
जब पालन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, हाँ स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पालन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा ना। जब पालन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा, जो मिडिल लेयर है एंडोथीसियम क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब वाटर लॉस हो जाता है। जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो पपड़ी बन जाएगा, जिससे इसका लेयर टूट जाएगा तो पालन ग्रेन आसानी से बाहर आ जाएगा। तो कैसे, हेल्प इन डेहिसेंस, कैसे डेहिसेंस में हेल्प करता है, ये हो जाता है डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने से क्या होता है, ये इससे बाहर आ जाता है। अब डेहिसेंस क्या होता है, डेहिसेंस के बारे में भी लिख लेते हैं। डेहिसेंस का क्या होता है, रिमूवल ऑफ पालन ग्रेन फ्रॉम द एंथर को बोला जाता है डेहिसेंस। रिमूवल ऑफ पालन ग्रेन फ्रॉम एंथर का पालन ग्रेन से बाहर आना ही क्या कहलाता है, डेहिसेंस कहलाता है। ठीक, तो आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ेंगे ना। तो आगे पढ़ें, कितना टाइम हो रहा है अभी, चलिए अभी आज के लिए इतना ही, करते हैं। इसको एक बार जाके एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा ना, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के आइएगा। और आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग, अभी हम भेज देंगे, एक बार मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, एक आध घंटा में हम आप लोगों को भेज देंगे, या फिर अपने पास है तो ठीक है। आप लोगों को होमवर्क है कि जो कल जो नीट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया 11 से, कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया उसको लगाना है, और मार्क भी करना है कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, लिविंग वर्ड से आया था कि नहीं आया था, ये देख लेना है ना। तो सारा चैप्टर से चलिए चलते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ना, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। डिफिनीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियाटिक डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ना। डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पालन मदर सेल भी बोला जाता है ना, या एमएमसी या पीएमसी, पालन मदर सेल ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को पालन मदर सेल भी बोला जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल भी बोला जाता है, लिख लेते हैं पालन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल ना। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालन मदर सेल बाई मियाटिक डिवीजन कॉल्ड, कितना मियाटिक डिवीजन, एक ही, जनरली एक के बाद तो मियाटिक डिवीजन होगा नहीं, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोला जाता है। ठीक, तो यही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू था ना। अब स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगा और डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा, और मॉडिफाई करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेगा ना, जो कि 2n होता है। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियाटिक डिवीजन होगा, जिससे 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब उस माइक्रोस्पोर में क्या कराएंगे हम लोग, उसका पालन ग्रेन का फॉर्मेशन कराएंगे ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन गया, और माइक्रोस्पोर से माइक्रोगैमेट बनाएंगे, यानी कि पालन ग्रेन बनाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।